पड़ोस में तो ऐसी आंटी होती कि जो आपको हमेशा ये कहती रहेगी कि बेटा तू कुछ भी करने के लिए काबिल नहीं है। लेकिन ऐसी आंटियों की बात मत दिमाग में लाइए, कान में सुन लीजिए, लेकिन उसको फिर उस कान से निकाल दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि आप 50 किलो किताबें पढ़िए जाऊँ। अच्छा, ऐसी भी तो कोई कंपटीशन नहीं चल रही। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी रेफरेंस बुक यू हैव प्रिफर्ड। फिर भी नीट जो है आपका कहीं ना कहीं मेमोरी पावर कैसा है वो डिटेक्ट करता है, फिलोसॉफिकल पावर कैसा है वो डिटेक्ट करता है ना। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग पावर आपका कैसा है वो भी डिटेक्ट करता है नीट के क्वेश्चंस। तो सब चीज़ ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो जो फर्स्ट टाइम नज़र के सामने आती है तो याद नहीं रहती, ये कॉमन सी चीज़ है। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लगता है कि मेरे में कुछ दिमाग नहीं है, तो आप खुद को ही तो बार बार कहते रहते हो। दुनिया तो बाद में कहती है, आप पहले खुद को कह दो। पहले आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन। तो ऐसा कभी एक्सेप्ट मत करिए, मेहनत करते रहिए, है ना। वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो बनिए, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, एट प्रेजेंट आपसे क्या हो सकता है। अभी तो ऐसा है नहीं कि आप 10 लाख का माल खरीद लिए और उसको 15 लाख में बेच दिए। अभी तो है नहीं आपके पास चांस। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास चांस क्या है? अभी आपके पास किताबें हैं, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपकी उम्र है, तो उसको यूज़ कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने थंबलाइन जो है वो कुछ सही ही देखी है। खास करके ये वीडियो जो भी 2023 की एग्जामिनेशन देने जा रहे जो बच्चे, उनके लिए है। और थंबनेल में मैंने कुछ ऐसा मेंशन किया है कि अगर आप इस ट्रिक को अगर आप अपना लेते हो, फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं यू आर एबल टू अचीव अबाउट 650 मार्क्स एंड दिस इज़ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, राइट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स खास करके आपको आपकी जो नीट की एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन तक आपको ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं एंड यू हैव टू फॉलो इट। पहले हम देखें यू हैव टू ब्रेक ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो क्या गलतियाँ करते हैं यूजुअली, एनसीईआरटी पर इतना भरोसा नहीं करते, है ना। क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि यू डोंट नीड टू रीड योर टेक्स्ट बुक, यू हैव टू रीड अवर मॉड्यूल्स, है ना। आपको प्रिपरेशन हम जो आपको मॉड्यूल्स दे रहे हैं उसमें से करनी है। एनसीईआरटी क्या है, उसमें तो कुछ इतना है नहीं, उतने सुपरफिशियल टॉपिक्स दिए हैं। हम जो आपको डिटेल में करवाते हैं तो आप डिटेल का पढ़ाई करिए ना, तो आपको भी अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक देते हैं आपको, और इतनी बड़ी रेफरेंस बुक मॉड्यूल के इतने वो हो जाते हैं कि आपकी जो हाइट है ना, लेट से आपकी हाइट 5.5 फीट है, 5 फीट है फॉर एग्जांपल, या उससे ज़्यादा है, तो आपकी हाइट से ऊपर जाएंगे। अगर उस सारी किताबों को एक साथ रखोगे तो आपकी हाइट के ऊपर चले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि आप 50 किलो किताबें पढ़िए, है ना, या 5.5 फुट जिसकी हाइट चली जाए उतनी ज़्यादा बंच ऑफ बुक्स आप लेकर के आइए और उतनी बुक्स पढ़िए। ऐसा कोई कंपटीशन तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के सिवा कुछ छूना ही नहीं है, नहीं। एनसीईआरटी इज़ योर कोर कंटेंट, है ना। तो उसको तो पकड़ के चलना ही चलना है और उसकी हर एक लाइन को ब्रेक करना है। मैं यूजुअली एक सेंटेंस कहता हूँ बच्चों को कि ब्रेक द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी की लाइन को ब्रेक करो और एग्ज़ाम को क्रैक करो। तो दिस इज़ द मंत्रा, दिस इज़ द सूत्रा, है ना। तो इसको आप अगर आगे लेकर के चल रहे हो तो 100% आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। चलिए, सेकंड जो आपको बात एक दिमाग में रखनी है, नेवर यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज। कभी क्या लगता है कि मेरा फ्रेंड्स ए पढ़ रहा है तो उसको भी मैं पढ़ लूँ, अच्छा ए पढ़े बिना मैं ना रह जाऊँ। दूसरा रेफरेंस बुक मार्केट में अच्छी आई है तो उसको पढ़े बगैर भी मैं ना रह जाऊँ। अच्छा, ऐसी भी तो कोई कंपटीशन नहीं चल रही। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी रेफरेंस बुक यू हैव प्रिफर्ड, है ना, कि कितनी ज़्यादा बुक्स आपने पढ़ी। अब ऐसा भी तो कुछ है नहीं, ऐसा कंपटीशन भी तो है नहीं। आपको क्या करना है कि नीट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देना है, उसके लिए आपको कोर सब्जेक्ट पर, कोर कंटेंट पर आप फोकस करिए। 10 किताबें पढ़ने से 10 किताबों को अगर आप एक बार पढ़ते हो, इससे बेहतर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ो। तो एक एनसीईआरटी और जो 1-2 रेफरेंस बुक, उसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा कि विच रेफरेंस बुक इज़ गुड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट।
फॉर एग्जांपल बायो के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अलग से मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। फिर नेवर स्लीप विदाउट रिविजन। अच्छा, अब वैसे इसको अगर आप हार्डली फॉलो कर सकते हो ना तो इट इज़ वेरी गुड, लेकिन कभी अब नींद आ जाती है तो सो जाना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्डली अगर फॉलो कर सकते हो तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू, वी कैन से। अच्छा, रिवीजन के बगैर आपको कभी भी सोना नहीं है, ये बात मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, अगर हार्डली फॉलो कर सकते हो तो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे अगेन एंड अगेन ये मिस्टेक करते रहते हैं। पढ़ाई तो जैसे डेली की डेली होती है, लेकिन कभी एक चैप्टर को छुआ है तो उसको 2 महीना बीत गए हैं। लेट्स से बायो की बात करिए, केमिस्ट्री फिजिक्स की, किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए, और कोई एक टॉपिक कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि आपको एक टॉपिक की पढ़ाई की है, उसका रिवीजन किया है और उसके बीच में मोर देन 30 डेज गुजर गए हो, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस टॉपिक को जैसे पहली तारीख को देखा है तो अगले 30-40 दिन के अंदर अंदर वो फिर से आपकी नज़र के सामने से तो पास होना ही चाहिए। तो रिवीजन कंटिन्यूस मैनर में आपको करना है। फिर डू डेली रीडिंग ऑफ डेली लेक्चर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप आज 3 लेक्चर पढ़ते हो, 3 घंटे के, 1-1 घंटे के लेट से 3 लेक्चर आप पढ़ते हो, तो आपको वो तीनों लेक्चर्स का रीडिंग जो है वो सेम डे कर लेना है, कल पर आपको नहीं छोड़ना है। अच्छा, कल पे छोड़ोगे तो वो बात परसों पे जाएगी। और आप ज़रा दिमाग लगाइए कि 3 लेक्चर पढ़ने में आज आपको आलस हो रही है, तो हो सकता है कि 10 दिन बाद वो 3 × 10 करो तो, और तब तो हो गया 30 लेक्चर। जो आप 3 लेक्चर में इतना आलस कर रहे हो तो वो 30 लेक्चर को तो आप कब पढ़ोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे भी हो जाए, चाहे बिल्कुल टाइम ना हो तो एटलीस्ट 10-10 मिनट निकाल लीजिए, और जो टीचर्स ने आपको करवाया है तो सेम डे उसको घर जा कर के एटलीस्ट, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 मिनट तो आप देख ही लीजिए, ताकि क्या है कि आप फिर उसको 10 दिन बाद देखो तो ऐसा ना लगे कि ये कभी आपने पढ़ा ही नहीं था। फिर दूसरा है मेक योर ओन नोट्स, एंड अगेन ईच एंड एवरी पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू, है ना, सबका इंपॉर्टेंस है। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। क्या करिए, देखिए, जिस किसी भी टॉपिक को आपने अच्छे से समझा है तो उस टॉपिक को आप अपनी भाषा में नोट करके रखिए और उसकी अच्छी सी नोट्स बनाइए। अब हो सकता है कि प्रेजेंटली तो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। अच्छा, 1 महीना बाद अगर आप उसको फिर से देखोगे ना तो बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे माइंड में से इरेज हो गया हो। तो ऐसा ना हो, इसीलिए कॉमन वर्ड्स में जो आपको किधर डिस्क्राइब नहीं करना है ना, आपको सिर्फ खुद की समझ के लिए रखना है। मैं इन दैट पर्टिकुलर डे मैं कुछ ऐसा समझा हूँ, इस टॉपिक को बस कुछ ऐसी अपनी सिंपल सी भाषा में लिख दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करें ना, सिंपल सी लैंग्वेज में उसको आप अपनी भाषा में उसको लिख लीजिए, ताकि 1 महीना बाद जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो फिर से आप अपनी भाषा में जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि तब जो नोट किया है वो आपने खुद के लिए किया। फिर मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। जो कोई भी आप थियरी पढ़ रहे हो, बायो में तो खैर एक थियरी में से अगर 20-30 एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए बहुत बड़ी बात है। थोड़े बायो में ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने नहीं हो सकते एक हिसाब से, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी आता है उसमें, है ना। तो कुछ एटलीस्ट एक थियरी में से 5 to 10 एमसीक्यू तो मिनिमम आप सॉल्व करिए। देन नेवर फील इन्फीरियर। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत ये सब तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्फीरियरिटी एक फील हो जाती है कि अबे मुझसे नहीं होगा, कितना मुश्किल है, अब मैं कैसे करूँ, एक एक लाइन रट्टा मारनी। नहीं भाई, रट्टा तो मारना नहीं, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फिर भी नीट जो है आपका कहीं ना कहीं मेमोरी पावर कैसा है वो डिटेक्ट करता है, फिलोसॉफिकल पावर कैसा है वो डिटेक्ट करता है ना, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग पावर आपका कैसा है वो भी डिटेक्ट करता है नीट के क्वेश्चंस। तो सब चीज़ ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई जैसे बाई बोन ही ये सब लेकर के आया है। प्रैक्टिस करिए। कोई वर्ड्स जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि दिमाग में आ ही नहीं रहे, वो माने याद ही नहीं रहे, तो आप क्या करो, उसको 10 बार उसको प्रोनाउंस करो, है ना।
अब ये एक होता है, देखिए, बगैर समझे रट्टा मारना, और एक होता है कि टॉपिक समझ में तो आ गया है लेकिन याद नहीं रह रहा। तब फिर आपको क्या करना होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया है फिर उसको याद रखने के लिए 2-3 बार उसकी ऐसे ही आपको बिना देखे उसको लिखना है। ऐसे वर्ड्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस वर्ड्स को आप 5 से 10 मरतबा बोलिए, है ना। इसको आप जैसे वो कैसे हम बीमार होते और टैबलेट्स लेते हैं तो टैबलेट्स की तरह ही देखिए भाई, सुबह शाम उस वर्ड्स को 2-3 मरतबा बोलिए तो अच्छे से याद रह जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ हो जो फर्स्ट टाइम नज़र के सामने आती है तो याद नहीं रहती, ये कॉमन सी चीज़ है। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लगता है कि मेरे में कुछ दिमाग नहीं है, तो आप खुद को ही तो बार बार कहते रहते हो। दुनिया तो बाद में कहती है, आप पहले खुद को कहते हो, पहले आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन। तो ऐसा कभी एक्सेप्ट मत करिए, मेहनत करते रहिए, है ना, वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पर्सन, है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद को चाहे कितना ही मोटिवेट कर लो, लेकिन अगल बगल में ऐसे लोग रहते हैं जो आपको बार बार ये कहते रहेंगे कि भाई तू एवरेज है, तुझसे कुछ हो नहीं सकता, ये एग्जामिनेशन तो मतलब जो बहुत बचपन से प्रिपरेशन करते हैं वही लोग कर सकते हैं ना। तो ये तो मैं आपको चंद सेंटेंसेस एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो लोग कैसी कैसी बातें आपको कहते होंगे आप खुद ही जानते और मुझसे अच्छा जानते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले हो जाए या अपने फ्रेंड्स लोग होते, है ना, या अपने फैमिली में एक ऐसी मौसी रहती है, एक ऐसी आंटी रहती है, या पड़ोस में तो ऐसी आंटी होती कि जो आपको हमेशा ये कहती रहेगी बेटा तू कुछ भी करने के लिए काबिल नहीं है। लेकिन ऐसी आंटियों की बात मत दिमाग में लाइए, कान में सुन लीजिए लेकिन उसको फिर उस कान से निकाल दीजिए। कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी बातों को अंदर रखने का। लोग है, ज़बान है और कहते रहते हैं। चलिए, और ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, ये सीक्वेंस थोड़ा ऐसा हो गया है, देख लीजिए ज़रा। ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर ये है कि आप किसी भी थियरी को पढ़ते हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उसको पढ़ते हो, फिर उसको स्मार्टली उसको मेमोराइज कैसे करना है उसके बारे में फोकस करते हो। तो स्मार्ट वर्क आपको हमेशा करना है। 10 घंटे का वो रीडिंग कुछ काम का नहीं है अगर आपने 5-6 आवर्स अच्छे से रीडिंग कर लिया। और जितना भी रीडिंग किया है उसमें खुद को पूछो कि अगर ये इसमें से कुछ पूछा जाता है तो मुझे वो आता है कि नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। लास्ट वन इज़ नेवर गिव अप, है ना, गिव अप कभी भी नहीं करना। देखिए, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि रोड में बी बम्पी लॉन्ग एंड टफ, लेकिन यू हैव टू कीप वॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रोड, है ना। वो रोड जो है वो बम्पी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, अच्छा लॉन्ग भी हो सकता है ना, लेकिन चलना तो है ही। अब देखिए, जैसे आप 11वीं-12वीं में हो तो यू डोंट हैव एनी अदर चांस। जैसे आप 11 साइंस में हो, 12 साइंस में हो, तो अभी तो आप ऐसा है नहीं कोई स्टेज पर चढ़ के आप जैसे भाषण झाड़ने लग जाओगे, है ना, कि अभी आप पॉलिटिशियन बन जाओगे, कि अभी आप बिजनेसमैन बन जाओगे। नहीं, ये 2 साल पढ़ाई करने के लिए तो पढ़ो, अभी और कुछ तो नहीं कर सकते ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो बनिए, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है है ना। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, एट प्रेजेंट आपसे क्या हो सकता है। अभी तो ऐसा है नहीं कि आप 10 लाख का माल खरीद लिए और उसको 15 लाख में बेच दिए, अभी तो है नहीं आपके पास चांस। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास चांस क्या है, अभी आपके पास किताबें हैं, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपकी उम्र है, तो उसको यूज़ कर लीजिए। गिव अप मत करिए, है ना। एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीट को 4-4 बार 5-5 बार दइए, नहीं। अगर आपके पास 2 साल कंप्लीटली है तो उसका यूज़ करिए। और 2023 में जो देने जा रहे हैं उनके पास तो अभी काफ़ी कम वक्त है। और लास्टली मैं आपको ये कह दूं कि एक अलग ही तरीके से मैंने सोचा है कि आपको मैं बायोलॉजी की पढ़ाई कराऊं पूरे साल। 11th के बच्चे हो उनको भी, जिनको अगर 2024 में नीट देनी है, और ऐसे बच्चे जो अभी 12th में हैं तो उनको भी। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जो NCERT है उसका कंटेंट प्लस MCQ मैं आपको दूंगा, और प्लस एक्स्ट्रा एक रेफरेंस बुक जो मैं प्रीफर करता हूँ, तो भी मैं आपको प्रीफर करूँगा कि ये आपको देखना है।
और दूसरा कि वीक में 3 to 4 डेज़ मेरे लेक्चर रहेंगे, वीकेंड में हम लाइव लेक्चर ले लेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें, और बाकी यूट्यूब के अंदर मेरे इस चैनल के अंदर आपको डेली जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि मेरी बात जो है आपको समझ में आई हो। और दूसरी एक बात खास दिमाग में रखिए कि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स कहे हैं, जो बात कही है, वो सुनने का कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अगर 11th में आपने पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 16 के अंदर एक आता है एंजाइम, इरेप्सिन करके एक एंजाइम आता है। तो इरेप्सिन क्या करता है कि जो एमिनो एसिड है ना, 2 एमिनो एसिड, तो 2 एमिनो एसिड को बीच में से तोड़ता है और उसको एक एक एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब कभी एमिनो एसिड 100 एमिनो एसिड एक साथ जुड़े थे, तो 100 एमिनो एसिड को 50-50 में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम, फिर उसको 25-25 में कन्वर्ट करता है, और लास्टली 2 एमिनो एसिड, माने एक पेयर में एमिनो एसिड रह जाते हैं, तो उनको भी ब्रेक करना रहता है। तो जब तक वो इरेप्सिन काम नहीं करता ना, तब तक आगे की सारी प्रोसेस बेकार है। तो ऐसे ही जब आप कोई अच्छी बात सुनते हो तो वो टाइम आपने जो दिया है वो बेकार हो जाएगा जब तक कि आप उस अच्छी बात को अप्लाई नहीं करते। तो एप्लीकेशन ऑफ गुड थिंग वो किससे सिमिलर है? उस इरेप्सिन एंजाइम से, कि जो लास्टली प्रोसेस करता है और तभी जाकर के आगे की प्रोसेस हो सकती है। तो आई होप आप इस बात को अप्लाई करोगे, और अगर आपको ये ऐसा लगा है कि भाई ये बात दूसरे को भी सुननी चाहिए तो उन तक भी भेजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।